हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं निफ्टी के 100 स्टॉक्स जो है टॉप 100 स्टॉक्स यानी निफ्टी 50 और निफ्टी जूनियर 50 या नेक्स्ट 50 यानी 100 स्टॉक्स का जो है बैक टू बैक एनालिसिस करूंगा। तो आप हमारे चैनल को चाहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि कोई भी खरीद फरोख्त का एडवाइस इस चैनल पर नहीं दिया जाता है। किसी भी खरीद फरोख्त करने से पहले, बाय या सेल से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे वीडियो को केवल देखने की कोशिश करें। तो चलिए हम रिलायंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो रिलायंस स्टॉक की यदि हम बात करें तो अभी स्क्रीन जैसे कि ओपन हो रहा है, तो हम देखते हैं कि रिलायंस में जो है मोमेंटम ख़त्म हो गया है और इसमें वीकनेस देखने को मिल रही है। तो जब इसमें वीकनेस देखने को मिल रही है तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसको दो बेस्ट लेवल निकल के आ रहे हैं और जहां मैं खरीदना प्रीफर कर सकता हूं। एक है 2620.22 का और दूसरा जो है 2445 का। इन दो स्तर को मैं लमसम बाई करने की कोशिश करूंगा, अन्यथा इसमें एसआईपी करने का भी बेस्ट टाइम है हमारे समझ से। ठीक है, अब रिलायंस के बाद हम इन्फोसिस की चर्चा करते हैं। इन्फोसिस में देखते हैं क्या चल रहा है। तो इन्फोसिस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अब इन्फोसिस का चार्ट ओपन होने दीजिए, फिर हम बताते हैं कि इसमें मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो इन्फोसिस में जो है 1692 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ जो स्टॉक खुला हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है, तो 1692 का स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इतना शानदार कप पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और इस कप पैटर्न का टारगेट आ सकता है कहाँ? 1692 का यदि आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको उसके नीचे जहाँ भी खरीदारी करने का मौका मिलेगा वो मिल जाएगा आपको। एक 1906 का और दूसरा आपको मिलेगा 1836 का और 1797। ठीक है, तो तीन बेस्ट लेवल आपको मिल सकते हैं खरीदारी करने के लिए। ठीक है, और इसका अगर हम देखें तो टारगेट निकल के आ जाएगा आपका, फर्स्ट टारगेट निकल के आ जाएगा अगर हम इस पर फिबोनाची प्लेस करें, ये आ जाएगा आपका 2367 का 2367। यानी इन्फोसिस 2367 को अचीव करने के लिए एकदम रेडी लग रहा है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इन्फोसिस अभी जो है यहाँ मिनिमम 22% तो आपको मिल जाएगा, उससे मैक्सिमम में मिल सकता है। उसके अलावा हम देखें तो इन्फोसिस स्टॉक में अभी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ब्रेकआउट नहीं आया, ये थोड़ा सा समस्या है। तो ब्रेकआउट आएगा इसका 1945 के ऊपर। जब ब्रेकआउट हो जाए, अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए इस लेवल में? तो इस स्तर पे 25% से अधिक खरीदारी नहीं करना चाहिए। 25% से अधिक खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक फेल हुआ ब्रेकआउट देने में तो आपके लग जाएंगे अच्छे से 1692 के स्टॉप लॉस के साथ। इन्फोसिस का स्टॉप लॉस है 1692, तो आपका इसमें लग जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए 25% से अधिक इसमें खरीदारी नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद क्या करेंगे, अगर ब्रेकआउट आ जाए तो पुनः 25% अधिक डालिए। देखिए, बढ़ते हुए शेयर को खरीदिए, गिरते हुए शेयर को मत खरीदिए। अन्यथा अगर ब्रेकआउट नहीं आता है, अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है, तो उसमें थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 1692 का आपका स्टॉप लॉस है। तो उसके ऊपर जो भी लेवल मिलेगा उसके वहां तक खरीद सकते हैं। जैसे 25% करेंट भाव पे, 25% जो है 1906 पे, नेक्स्ट 25% 1836 पे और नेक्स्ट 25% 1797 पे। इससे क्या होगा कि स्टॉप लॉस से जितनी अधिक दूरी उतना ही आपका वो प्राइस गिरेगा, तो लॉस होने की संभावना रहेगी, तो उसको मिनिमाइज हमने अब कर लिया। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। हम अपनी राय रख रहे हैं, आप अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज इसमें जो भी है इन्वेस्ट या ट्रेड आपकी मर्जी है, करना चाहते हैं करें या ना करें। ये वीडियो हम स्वयं के पर्पज़ के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, और चूंकि स्वयं के पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो हम इसलिए इसको अपलोड भी कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा टाइम जो है सदुपयोग हो जाए। ठीक है, अब इन्फोसिस के अलावा अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में जो है स्टॉप लॉस निकल के आता है 3991 का। और फिर इसमें हम क्या महसूस कर रहे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इन्फोसिस में स्टॉप लॉस 3991। ओके, 3991 का आप अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको इसमें दो बेस्ट लेवल खरीदने को मिल सकते हैं। और वो लेवल है आपका, पहले हम इसको रिमूव करें तो वो लेवल है आपका 4134 और एक है 4000 के। तो दो बेस्ट लेवल पर खरीद सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखते हैं कि प्राइस जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ, अभी रिटेस्ट कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक भय है कि इसमें एक डबल टॉप छोटा सा पैटर्न बना और एक
इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहा जा सकता है, ठीक है नहीं लेकिन कहा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई कि है नहीं कहा जा सकता है, तो उसके लिए वही बेस्ट है यार कि आप 25% दो लेवल पर खरीद के चलिए, खरीदिए 4134 फोन पे या 4000 के लेवल पे। और इसके टारगेट क्या निकल के आएंगे उसको हम देख लेते हैं। तो इसके टारगेट निकल के आ सकते हैं, तो स्टॉक यहाँ मान लीजिए ये लो बनाया और इसके बाद इसका ट्रेंड चेंज हुआ ना यहाँ तक, तो देखिए इसने फर्स्ट टारगेट को अचीव कर लिया लगभग 4600 को। रिसेंटली यहाँ तक प्राइस हिट किया। अगर अब इसका ब्रेकआउट आएगा तभी ये स्टॉक कहाँ जाएगा, 5601 पे 5600 के टारगेट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ जो स्टॉक की चर्चा की जा रही है एक दिन के लिए नहीं की जा रही है, ये जो है 3 महीने से साल भर के लिए की जा रही है, ठीक है। हम इस फिबोनाची को हटाते हैं और देखते हैं अभी तो प्राइस क्या है, रिटेस्ट कर रहा है, तो प्राइस गिर कहाँ तक सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम इसको यहाँ रख लगाते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया, थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। 4187 के नीचे दोस्तों क्लोजिंग दे दिया, थोड़ा सा ये चिंता की विषय है, ठीक है। यह स्टॉक का अगला सपोर्ट मिल सकता है आपको 3955 के स्तर पे, 3955 के स्तर पे आपको अगला सपोर्ट मिल सकता है इसका, ठीक है। और इस लाइन को अगर ब्रेक कर दे तो फिर आपका स्टॉप लॉस वीकली टाइम फ्रेम पर अगर क्लोजिंग आ जाए तो फिर इसमें से पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें बने रहना उचित नहीं है, जो कि मैंने आपको स्टॉप लॉस ऑलरेडी बता रखा हूँ 3991 का, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर है। और उसके अलावा अगर आप इसमें खरीदारी के लिए सोचते हैं तो ये देखिए अपना पहला टारगेट इसने अचीव कर लिया है। दो बेस्ट लेवल वही निकल के आ रहे हैं, एक है 4134 का और दूसरा लेवल 4000 का, ठीक है। ये लेवल निकल के आ रहे हैं अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके लिए रहा, अगर जो मोमेंटम नहीं ट्रेडिंग करना चाहता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए तो फिर वही प्राइस होगा कि 3991 के नीचे जो है वो SIP करे। 3991 के नीचे जब भी मौका मिले तो SIP अपना करे, दुगनी SIP करना स्टार्ट कर दे, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन जिसको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है उसको क्या करना चाहिए, उसको स्टॉप लॉस कंसीडर करके इन दो लेवल को बेस्ट लेवल मान के चलना चाहिए खरीदारी करने के लिए, ठीक है। हम मोमेंटम वायर हूँ, देखियो मैं यार वैल्यू इन्वेस्टर नहीं हूँ, तो मैं मोमेंटम वायर के लिए ही अपना व्यूज रखूँगा। एक ही स्टॉक पे फंसे रहने से अच्छा है मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ज़्यादा ओवर एनालिसिस करना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। अब देखिए SCL टेक के स्टॉक पे, SCL टेक के स्टॉक में भी स्ट्रांग मोमेंटम है। अगर इसमें आप मोमेंटम पर चेंज करना चाहते हैं तो 1556 का आपको स्टॉप लॉस मेजर लगाना चाहिए। और 1556 के बाद जो है दोस्तों, अब इसका चार्ट ओपन होने दीजिए तो फिर हम इसमें देखते हैं क्या चल रहा है। मैं 1556 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इसमें देखूंगा कि इसके टारगेट क्या निकल के आ सकते हैं। तो इसका टारगेट आ सकता है, अगला नेक्स्ट टारगेट इसका 2147 का है, 2147 इसमें नेक्स्ट लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और बाकी का आपके स्टॉप लॉस से जितना प्राइस अधिक दूर होगा, स्टॉप लॉस के ऊपर जो भी प्राइस मिल रहा है यहाँ आपको लेफ्ट राइट साइड में स्क्रीन पे दिख रही है, आप उस स्तर को जब बाइंग प्राइस मान के चल सकते हैं, बेस्ट बाइंग प्राइस मान के चल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें से एग्जिट करना रहे तब क्या करना रहेगा, तो एग्जिट करना रहेगा तो अब जो है जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उस ट्रेंड को कैच कीजिएगा। जैसे कि यहाँ से मानिए अगर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और अगर यही लास्ट कैंडल हो, मान लेते हैं यहीं से घूम गया स्टॉक, तो आपका यहाँ पूरी तरह से एग्जिट कर जाइएगा, फिर निकल जाएगा 1618 के नीचे, फिर बने रहने की कोई इस स्टॉक में ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर मतलब देखिए 7500 से अधिक स्टॉक लिस्टेड हैं और इसमें अधिक से अधिक संभावनाएं हैं। मैं बस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट स्टॉक अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग करने के लिए, मोमेंटम ट्रेडिंग करने के लिए कहाँ मिल रही है, ठीक है। तो हम इसको अभी बेस्ट में नहीं कंसीडर करेंगे, आप अपने हिसाब से आप इस एनालिसिस को देखिए, आपको जो अच्छा लगे उस स्टॉक को आप चाहें तो पिक कर सकते हैं। और मैं टेक महिंद्रा के चार्ट को एनालिसिस करता हूं, तो टेक महिंद्रा में देखता हूं कि इसमें अगर आप देखिए इन्फोसिस के बाद तो टेक महिंद्रा भी बहुत अच्छा लग रहा है।
टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन होने दीजिए। इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1407 का। 1407 का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो बाइंग करने की क्या क्या लेवल्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक हो गया आपका करंट लेवल और दूसरा लेवल निकल के आता है 1643, 1605, 1539, 1501। ये आपके बाइंग लेवल्स होते हैं, यानी बराबर बराबर पैसा इन डिफरेंट लेवल्स पे लगाना चाहिए। ये नहीं कि आप यहीं पूरा लगा दीजिए, क्योंकि इसके आगे एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक ना हो रेजिस्टेंस का सम्मान करना है। और रेजिस्टेंस आपका बन के आता है 1813 का। जब तक 1813 का ये ब्रेकआउट नहीं देगा, देखिए अब जब इसको आप कैंडल, इसको हटाते हैं, पहले इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं। अब इसको जब हम कैंडल में चेंज करेंगे तो आपको क्लियर स्पष्ट होगा कि इसका देखिए रेजिस्टेंस यही है 1813। ठीक है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करे तब तक आपको ये नहीं मान के चलना है कि एक कप पैटर्न बन गया और इसके ऊपर निकल जाएगा स्टॉक। इसलिए मैं बोला स्टॉप लॉस से जितना अधिक प्राइस दूर हो, उसके बीच में जो बेस्ट बाइंग लेवल मिल रहे हैं, जो राइट साइड में स्क्रीन में दिख रही है, उन विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर बराबर खरीदारी करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप कम या अधिक पैसे लगाए फिर आप स्टॉक में बुरी तरफ फंस जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका अभी पहला लक्ष्य 1813 का मान सकते हैं। अगर उससे भी अच्छा इसका लक्ष्य मानना चाहे तो 1765 का मान के चल सकते हैं। ठीक है, 1765 जो कि इसका रेजिस्टेंस का लेवल है, या बेस्ट रेजिस्टेंस का लेवल। देखिए एक जोन होता है, रेजिस्टेंस का जोन होता है, तो इसका रेजिस्टेंस का जोन जो है 1769 से लेकर 1813 तक है। हाँ, तो जब तक 1813 का ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक आप इसको एक कप पैटर्न नहीं मान सकते हैं। और अगर बन जाता है कप पैटर्न तब इसको, इसमें टारगेट देखने को कितना तक मिलेंगे, तो आपको इसमें लक्ष्य देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो 2283 का पहला मिनिमम टारगेट होता है। जरूरी नहीं कि स्टॉक केवल यहीं तक जाए, इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम ये मान के चला जाता है कि इतना तो आ ही सकता है। तो यहाँ से 29% का पॉसिबल अपसाइड देखने को मिल सकता है अगर ये ब्रेकआउट देता है 1768 का। तो ये रहा हमारा टेक महिंद्रा का स्टॉक। टेक महिंद्रा के बाद अब हम सीधा जाते हैं एचडीएफसी बैंक पे। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक को देखते हैं। चार्ट एचडीएफसी बैंक का ओपन हो रहा है, ओपन होने दीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। एचडीएफसी बैंक में भी स्ट्रांग अभी मोमेंटम है और इस मोमेंटम को देखा जाए तो मोमेंटम चेंज करने वालों के लिए स्टॉप लॉस निकल के आ जाता है 1586.9 का। और इसमें बेस्ट बाइंग लेवल अभी जो निकल के आ रहा है 1640 का आ रहा है। अगर 1640 पर आप खरीदारी करके चलते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1586 होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक ही लेवल निकल के आ रहा है जो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, यानी 1640 से लेके 1586 के बीच का जो रेंज है इसके बीच में खरीदना बेस्ट है। और जब भी 1586 के नीचे जाए तो फिर स्टॉक्स एग्जिट कर जाना चाहिए मोमेंटम बायर वालों के लिए। ठीक है, और देखिए रेजिस्टेंस का सम्मान करना कितना ज़रूरी होता है दोस्तों। और रेजिस्टेंस का सम्मान करना, ये देखिए स्टॉक जो है यहाँ ब्रेकआउट दिया लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, और ब्रेकआउट दिया कि नहीं कैंडल पैटर्न पे ज़्यादा क्लियर होगा, देख रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस 805 का है, एचडीएफसी बैंक का रेजिस्टेंस 805 का है। जब तक 805 के ऊपर जो है इसकी क्लोजिंग विथ वॉल्यूम नहीं आती है, जब तक गुड वॉल्यूम के साथ इसकी क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर नहीं आती है 1805 की, तब तक इसको ब्रेकआउट नहीं मान के चला जा सकता है। तो आप अभी इसका अगर आप करंट भाव पे खरीद के चलते हैं जो कि लेवल मैं बताया 1640 का, और इन स्तर से अगर खरीद के चलना चाहते हैं आपको पहला टारगेट 1714 को देखने को मिलेगा, दूसरा आपको रेजिस्टेंस 1805 को देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आए तब तक आप ये नहीं कहेंगे कि स्टॉक जो है अब मूव करेगा आगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो ये स्टॉक में टारगेट क्या निकल के आ सकते हैं 1935 के स्तर आपको पहले स्तर देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। देखिए आपको स्टॉप लॉस, बेस्ट बाइंग लेवल, टारगेट आपके सामने सब रखा हुआ है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसीलिए यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये हो गया आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बाद हम आते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक में भी आपका मोमेंटम अच्छा चल रहा है। ठीक है, और
ICICI बैंक का जब से चार्ट ओपन हो गया तो हम देखते हैं क्या इसमें 1157 का स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों मोमेंटम ट्रेडर के लिए, और इसमें बेस्ट बाइंग लेवल निकल के आता है 1194। तो आप करंट प्राइस से लेकर 1157 के बीच में, यानी ये जो दूरी है यही आपका रिस्क है। स्टॉप लॉस क्या है 1157 है, तो आपका रिस्क कितना हो गया, ये आपका रिस्क हो गया 5% का। इसको आप कैसे मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर है, किन किन स्तर पे बाई करते हैं। या तो आप एक बार में लमसम बाई कर लीजिए, या डिफरेंट स्टेप में कीजिए, या बेस्ट बाइंग इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 1194, या उस पर बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस बता ही दिया। टारगेट इसमें क्या हो सकता है, तो टारगेट के लिए कोई खास इसमें चीज़ दिख नहीं रही है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, अब ट्रेंड में है स्टॉक, हायर हाई बना रहा है, लोअर हाई भी बना रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना स्टॉक्स में, इसमें ऐसे कोई एग्जैक्ट टारगेट नहीं बता सकता है कोई। हाँ, अगर आप कहेंगे कि निकला कहाँ जाए इस स्टॉक से, तो निकलने का लेवल बता दिया हूँ। इस लेवल के नीचे निकला जा सकता है अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाए तो। ठीक है, ICICI बैंक के बाद जो है हम कोटक बैंक की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, लाइक कोटक बैंक की डिस्कस करते हैं। कोटक बैंक का चार्ट ओपन होता है तो हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, तब तक बाकी का चार्ट जो खुला है बंद कर लेते हैं। बैक टू बैक 100 स्टॉक्स की एनालिसिस होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे क्या, कोटक बैंक जो है इसमें बहुत ही मोमेंटम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो इसका स्टॉप लॉस निकल के आता है 1684 आपका स्टॉप लॉस निकल के अगर आ गया तो बाइंग लेवल्स क्या हैं, बाइंग लेवल्स हैं करंट प्राइस, दूसरा 1850 और तीसरा 1759। ठीक है, इन तीनों स्तर को ध्यान में देखकर इसमें खरीदारी की जा सकती है। टारगेट क्या हो सकते हैं, तो टारगेट की चर्चा करते हैं। पहले तो इस लाइन को हटाते हैं। ठीक है, तो टारगेट की चर्चा हम करें, स्टॉक जो है अगर देखा जाए ध्यान से, थोड़ा इसको मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो और चीज़ें कुछ स्पष्ट होंगी। तो आप देखते हैं कि स्टॉक एक रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड स्टॉक फंसा हुआ है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट हुआ पहली बात, रेंज बाउंड है। इसका टारगेट क्या निकल के आएगा, तो सबसे पहले इसके रेजिस्टेंस क्या क्या हैं, तो आप देखेंगे कि इसके रेजिस्टेंस हैं, पहला लक्ष्य यही है, हो गया अगर 1945 का, दूसरा लक्ष्य 2036 का हो गया, और तीसरा लक्ष्य 2221 का हो गया। ठीक है, और अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है तब जाके इसमें अपसाइड मिलेंगे, तो ये आपके अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के बाद अब हम एक्सिस बैंक की चर्चा करते हैं। एक्सिस बैंक के स्टॉक में क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट ओपन होता है जैसे तैसे हम आपकी चर्चा करते हैं। एक्सिस बैंक के स्टॉक में हम देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस निकल के आ गया 1124 का स्टॉप लॉस निकल के आ गया। अब आगे से जो भी स्टॉक अच्छा रहेगा उसको हम होल्ड करेंगे, बाकी का जो उसकी विंडोज है उसको विंडो की टैब जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो 1124 का स्टॉप लॉस है। बाइंग लेवल क्या है, इस प्राइस से इसके बीच की जो दूरी है वो आपका बेस्ट बाइंग लेवल हो गया। ठीक है, तो इसमें एक बेस्ट बाइंग लेवल 1157 का आता है अगर आप लमसम करके चलना चाहते हैं तो। लेकिन एक चीज़ है, अगर ये स्टॉक 1124 के नीचे जाए तो पूरी तरह से एग्जिट कर जाना चाहिए साप्ताहिक बेसिस पे, क्योंकि फिर इसमें एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस बैंक हमको कोई खास उतना भी पसंद नहीं आया तो इसको हम बंद कर देते हैं। एक्सिस बैंक के बाद जो है हमारा आता है इंडस इंड बैंक है। इंडस इंड बैंक में हमको कमजोरी देखने को मिल रही है। अभी तक दो स्टॉक अच्छा निकल के आया, इन्फोसिस और SCL टेक। ठीक है, इंडस इंड बैंक की यदि हम बात करें तो अभी इंडस इंड बैंक जो है यार इसमें वीकनेस देखने को मिल रही है, और ऐसे स्टॉक में व्यक्ति को जो है SIP करके चलना चाहिए, SIP कीजिए करके चलना चाहिए, और इसको मंथली टाइम फ्रेम पर देखने लायक ये स्टॉक है। ठीक है, इस ऐसे में इसमें SIP करके चलना चाहिए, और 1116 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए तो फिर इसमें से पूरी तरह से एग्जिट कर जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब 1116 तक आपको SIP करके चलना चाहिए अगर अवसर मिले तो।
ठीक है। और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है फिर स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए वीक हो जाएगा, फिर इसमें से निकल जाना चाहिए, फिर इसमें बने रहना उचित नहीं है। अन्यथा अगर इसके इस नीचे नहीं जाएगा और इस रेंज में अगर आप बाइंग कर लिए और स्टॉक टर्न अराउंड होगा तो बहुत अच्छे आपको प्रॉफिट बनेंगे, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस आपको यही अपर लेवल होगा इसका जो निकल के आ रहा है। इसको पहले हटाते हैं। चार्ट देखिए यार, कभी भी एकदम बिना किसी इंडिकेटर्स के देखा कीजिए और ज़्यादा जटिल चर्चा मत किया कीजिए, तब जाके आपको चार्ट स्पष्ट दिखता है। और अगर यहाँ से टर्न अराउंड होगा तो आपको 1994 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 1994 तक जाए, मान लीजिए करंट प्राइस पे ही अगर कोई लमसम खरीद लेता है और वहाँ तक जाए तो आपको 49% के टारगेट लगभग देखने को, 48% के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना। तो इंडस इंड बैंक में क्या मैं बोला कि SIP करना चाहिए और किन स्तर के नीचे था अभी उसकी मैंने चर्चा कर दिया है। इंडस इंड बैंक के अलावा अगर मैं बात करूं SBI की, तो देखता हूं SBI में दो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चार्ट ओपन होने दीजिए। चार्ट ओपन होने के बाद हम पाते हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस 752 का है। बाइंग लेवल क्या है, तो आपको बाइंग लेवल निकल के आ रहा है 793 का और 760 का, ठीक है। इसको आप देख के चल सकते हैं। इसके नीचे अगर स्टॉक जाए 752 के, तो इसमें से पूरी तरह से एग्जिट कर जाना चाहिए। और इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, इसका फर्स्ट टारगेट यही हो सकता है 820 का, और दूसरा टारगेट 853 का, और तीसरा 914 का। ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद जो है हम बजाज फिनसर्व की बात कर लेते हैं। तो बजाज फिनसर्व की यदि हम बात करें, 100 स्टॉक्स का बैक टू बैक एनालिसिस होगा दोस्तों, 100 स्टॉक्स का। तो बजाज फिनसर्व की बात करें तो इसका स्टॉप लॉस निकल के आ जाता है 1687। और बाइंग लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो बाइंग लेवल्स होता है करंट प्राइस, क्योंकि ये देखिए ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इसने इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। करंट प्राइस के बाद 1830 के स्तर बाइंग के लेवल हो सकते हैं, और उसके बाद 1688। तो 3 बाइंग लेवल इसमें निकल के आते हैं। स्टॉप लॉस 1687 के नीचे जब भी वीकली क्लोजिंग हो जाए इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो टारगेट की यदि हम बात करें तो इसका टारगेट होगा, अभी चूँकि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है, इसका टारगेट हो जाएगा 2336 इन 25% के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो हमको इस चार्ट पसंद आ रहा है तो इसके टैब को बंद नहीं करेंगे। और बजाज फिनसर्व के बाद जो है ITC को देख लेते हैं। 100 स्टॉक्स की चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें से मैं खुद स्टॉक को पिक करूंगा जो मुझे अच्छे लगेंगे, उसमें मैं बाइंग करके चलने की कोशिश करूंगा, या मुझसे रिलेटेड व्यक्ति बाई कर सकते हैं। ये सब डिस्क्लेमर है। अब मान के चलिए ITC को अगर हम देखें दोस्तों, तो ITC में मोमेंटम तो है, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद जो है ये पुनः इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। अगर इसमें ख़रीदारी करने का सोचते हैं कोई, तो 483 का अच्छा लेवल देखने को मिलता है, और आपको स्टॉप लॉस 466 का मिलता है। यानी इस रेंज में आप जो है अपना देख सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी लगा के बाई करना चाहते हैं। इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखें क्या कह रहा है इस चार्ट। लॉन्ग टाइम फ्रेम पर तो चार्ट ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि इसके ब्रेकआउट के बाद अभी कोई लोअर लो बनना चालू नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे ये स्टॉक मुझे पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी जो हमारी राय मैंने रही इसको हम हटा देते हैं। ITC के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर बात किया जाए, इसमें भी देख रहा है कि ब्रेकआउट के बाद जो है स्टॉक जो है रीटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट को। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले रिस्क जानी है फिर रिवार्ड। रिस्क जो है 2630 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो इसमें से एग्जिट करना जाना चाहिए। बाइंग लेवल्स क्या आते हैं, करंट प्राइस और 2658 के इसमें 2 बेस्ट बाइंग लेवल आते हैं। अगर इनको देख के बाइंग किया जाए और इसके टारगेट निकाला जाए, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। क्या है दोस्तों,
पैटर्न को देख के बताइए। कोई वेड्ज पैटर्न भी कह सकता है, ठीक है। कोई इसको डबल बॉटम कहेगा, लेकिन डबल बॉटम है नहीं, डबल बॉटम आसपास फॉर्म होता है। हाँ? ये मंथली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को देखिए तो अच्छे से विजुअल होगा, ठीक है। तो इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप उसमें देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रा कीजिए इधर, और दूसरी लाइन ड्रा कीजिए यहाँ से इधर, ठीक है। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न लगभग बना हुआ है इसमें। चलिए तो हम इस पैटर्न को हटाते हैं, और इसका ये स्टॉक कमज़ोर कब हो जाएगा, जब 2731 के नीचे जाएगा तो स्टॉक वीक हो जाएगा। करंट भाव से उस स्तर तक खरीद के चला जा सकता है, और इसके टारगेट क्या आ सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में इसके पहला टारगेट निकल के आता है 3162 का, 3162 का लक्ष्य निकल के आ सकता है। तो फिर तो नहीं किया अभी वहाँ, नहीं। लेकिन अभी देखेंगे स्टॉक में अभी मंथ का क्लोज नहीं हुआ है, अन्यथा एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न जैसे लग रहा है बंद हो रहा है, लेकिन ये मंथली चार्ट पे है ना, ये 30 अक्टूबर को कंफर्म होगा कि पैटर्न क्या बना, उसके पहले आप नहीं कर सकते हैं। ये हमारी राय रही हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी स्टॉक लगभग ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक है। इसमें अब एक और पैटर्न हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पर बना हुआ है। यहाँ देखिए डोजी कैंडल, डोजी के बाद फॉल हो रहा है, कि जो गिरावट का संकेत देता है। अब करंट भाव और 2658 को लक्ष्य मान के इसमें खरीदारी की जा सकती है, और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया था, उसके नीचे जाए तो स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद जो है अगर हम देखें तो भारती एयरटेल की बात करते हैं। भारती एयरटेल तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है यार, इसका स्टॉप लॉस 1512 का निकल के आता है। बाइंग लेवल आपको स्क्रीन पे डायरेक्ट विजुअल है 1670 1562, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एशियन पेंट की बात करते हैं। एशियन पेंट भी देखिए एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है, और एशियन पेंट को अगर बाई करके चलना जाए तो करंट भाव ही आ रहा है, अच्छा बाइंग करने का। स्टॉप लॉस 2925 का निकल के आ रहा है। तो एशियन पेंट को जो है डिस्कस कर ही लेते हैं, तो देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें। सबसे पहले आप स्टॉप लॉस 2925 को नोट कीजिए, और इसको हम ज़रा हाइड कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं तो जब तक ये यार ये अपने रेंज को नहीं ब्रेक करेगा ना दोस्तों, इसको मंथली चार्ट पे देखिए। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के स्टॉक जो होते हैं मंथली चार्ट पे ही देखने लायक होते हैं। आप इसको डेली वीकली देखेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। ये देखिए 3408 का आपका रेजिस्टेंस है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक स्टॉक ऐसे ही फंसा के रखेगा। और इसमें देख रहे हैं कि हायर हाई बन रहा है, सॉरी हायर हाई कह रहे हैं, लोअर हाई बन रहा है। एक लो, दूसरा लो इससे ऊपर, तीसरा लो इससे ऊपर। स्टॉक यार अप ट्रेंड में है, खरीद के चला जा सकता है, ठीक है। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात किया जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल आप इसको मान के चलिए कि जब इस 2685 के नीचे जाए तो एकदम पूरी तरह से एग्जिट कर जाना चाहिए, फिर इसमें बने नहीं रहना चाहिए। जब तक इसके ऊपर है करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एशियन पेंट के बाद जो है हम LNT की बात कर लेते हैं। LNT जो है स्टॉक यार SIP के लिए अच्छा लगता है, और आइए ओपन करते हैं LNT का चार्ट। और एक स्टॉक में 10% से अधिक पैसे नहीं लगाना चाहिए हमारी समझ से, ठीक है। बाकी का सबका अपना पर्सनल स्ट्रेटजी होता है। LNT या लमसम करने लायक नहीं है। ये क्या है, SIP करके चलने लायक है। लमसम इसमें जब ये 3797 के ऊपर जाएगा तब इसमें लमसम करके चला जा सकता है। उसके पहले इसमें क्या करना चाहिए, SIP करना चाहिए जो भी लेवल्स मिले, और आपको जो है इसमें 2839 तक SIP करके मान के चलना चाहिए। और इसमें अगर मंथली चार्ट पर देखेंगे तो डबल टॉप पैटर्न बनने की संभावना है, लेकिन ये अभी कैंडल पूरी नहीं हुई है, महीना पूरा नहीं हुआ है, तो इस महीने के लास्ट में पता चलेगा डबल टॉप बनता है कि नहीं। लेकिन आपका इसमें रिस्क 2839 तक मान सकते हैं, तो इसमें लमसम कभी हमारी समझ से नहीं करके चलना चाहिए अभी, ठीक है। तो LNT के बाद हम चलिए मारुति को देखते हैं थोड़ा। मारुति का स्टॉक क्या कहता है, तो मारुति का स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। दो बेस्ट बाइंग लेवल निकल के आते हैं, बाय
12374, 12,374, 11,511 के स्टॉप लॉस निकल के आता है 11,371, ठीक है। और आपके लक्ष्य निकल के आ जाएंगे 12,958 और 13,821, 14,405, ये आपके इसमें लक्ष्य हो गए। इसको थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको थोड़ा सा चर्चा करने लायक कर लेते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है स्टॉक, इसको हटाते हैं और इसको मंथली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यार एक थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, एक आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है, आरएसआई लोअर लो बना रहा है, प्राइस क्या है हायर हाई बना रहा है। तो जब भी ये आरएसआई डाइवर्जेंस तभी काम करेगा, जब मैक्सिमम काम करेगा तब जब इस 60 के नीचे चला जाएगा। जब तक 60 के नीचे नहीं है तब तक प्राइस को ही मान के चलना चाहिए, प्राइस मूवमेंट को ज़्यादा तरजीह या महत्व देना चाहिए। तो जब तक इसमें लोअर लो नहीं बनता है स्टॉक में तब तक स्टॉक स्ट्रांग है, लेकिन इसमें रिस्क हो सकता है। तो अगर आपके पास वाइड अपॉर्चुनिटी है तो रिस्क क्यों लेना, ठीक है। तो इसलिए हम इस स्टॉक को पसंद नहीं करेंगे। बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं। बजाज ऑटो की बात यदि हम करें तो पहले तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। बजाज ऑटो में देख सकते हैं आपका स्टॉप लॉस जो है 10,718 का निकल के आता है, बाइंग लेवल बेस्ट जो निकल के आते हैं करंट भाव और 11,159 के निकल के आते हैं, ठीक है। बजाज ऑटो के बाद जो है हीरो मोटो की चर्चा कर ली जाए। हीरो मोटर कॉर्प की अगर चर्चा करें तो इसमें भी बेस्ट बाइंग लेवल क्या क्या निकल के आ रहे हैं 5044 के और 5095 के। उसके पहले स्टॉप लॉस 5100 का आप लगा लीजिए। इसके नीचे जब भी वीकली क्लोजिंग हो इसमें से पूरी तरह से एग्जिट कर जाना चाहिए हमारी समझ से, और इसमें से एग्जिट करना चाहिए जब भी स्टॉप लॉस हिट कर जाए दोस्तों। जैसे स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया, स्टॉप लॉस बताया 5106। जब इसके नीचे चला जाए तो लमसम अमाउंट निकाल लेना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये है, लमसम अमाउंट निकाल लीजिए और इसमें फिर एसआईपी करनी चाहिए 4269 तक के स्तर के लिए, फिर इसमें एसआईपी करनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी होती है, ये मेरा अनुभव कहता है, मेरा 3 साल का अनुभव है, मैं अच्छा खासा पैसा भी बनाया हूँ मार्केट में। मैं कभी किसी को राय नहीं देता हूँ बाइक खरीदारी के, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। ये सब डिस्क्लेमर है आपके लिए। ये हमारी राय रही हीरो मोटोकॉर्प पे। हीरो मोटोकॉर्प को छोड़ के महिंद्रा एंड महिंद्रा की थोड़ी बात किया जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में यार अच्छा शानदार मोमेंटम है, कोई दिक्कत तो नहीं दिखने पा रही मंथली चार्ट पे। थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, थोड़ा इसका चर्चा करना बनता है, तो लाइए चर्चा कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक की चर्चा करें दोस्तों तो हम पाएंगे आपका स्टॉप लॉस है 2579.90 का, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकता है, करंट प्राइस 2984 और 2746, इन 3 प्राइस को देखना चाहिए बाइंग करने के लिए। स्टॉप लॉस आपका मैं बता दिया। क्या इसमें डाइवर्जेंस बन रहा है, तो डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा है अभी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है तो, क्योंकि डाइवर्जेंस क्या नेगेटिव ट्रेंड होता है। मंथली टाइम फ्रेम देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद जो है हम चर्चा करते हैं सन फार्मा की। सन फार्मा में देखते हैं क्या चल रहा है दोस्तों। सन फार्मा में भी वही है, बेस्ट बाइंग लेवल जो है करंट प्राइस 1831 निकल के आ रहा है, फिर 1737, स्टॉप लॉस 1734। जब भी वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आया इस स्टॉक से पूरी तरह से लमसम अमाउंट एग्जिट कर लेना चाहिए। थोड़े से मैं अपने स्टेटमेंट को सुधारूंगा, लमसम अमाउंट मतलब निकाल लेना चाहिए। अगर इसमें पहले से आप निवेशित हैं फिर थोड़ा आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचना चाहिए, पार्शियल या पूरा प्रॉफिट। हाँ, उस इस लाइन के नीचे फिर एसआईपी करना चाहिए। और एसआईपी कहाँ तक करना चाहिए दोस्तों, एसआईपी 1535 तक के स्तर को किया जा सकता है, लेकिन 1535 के नीचे अगर पूरी क्लोजिंग आए तो इसमें पूरी तरह निकल जाना चाहिए। देखिए यहाँ 100% कोई स्ट्रेटजी यार काम नहीं करती है, लेकिन एक चीज़ है कि 80 से 100% या 75 से 100% कहिए या 60 से 100% कोई ना कोई स्ट्रेटजी काम करेगी। तो आप 60% अगर आप इसमें 60 बार सफल होते हैं, 40 बार फेल होते हैं, तब भी आपका 20%
अच्छा खासा पैसा बन जाता है एफडी वगैरह से। ये सारी स्ट्रेटजी है, इन पे आपको काम करना चलना चाहिए। मत जानिए कि कोई स्ट्रेटजी है वो 100% काम कर ही जाएगी, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है। मैं अपने अनुभव को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। अब अल्ट्राटेक सीमेंट की बात किया जाए ज़रा। अल्ट्राटेक सीमेंट में यार दोस्तों बेस्ट बाइंग लेवल 11,360, 10,919 विथ स्टॉप लॉस 10,458। स्टॉप लॉस लमसम अमाउंट के लिए स्टॉप लॉस 10,458 अगर आप लमसम इसमें निवेशित किए हुए हैं, या इसमें इसके ऊपर यूँ कहा जाए कि आप अगर अपना 100, जैसे मान लीजिए एक स्टॉक के लिए फिक्स किए कि हम 1 लाख रुपया डालेंगे। अभी क्या है कि इसमें 1 लाख रुपया किन किन स्तर पे आप डाल सकते हैं, तो आपको 2 बेस्ट बाइंग लेवल निकल के आ रहा है 11,360, 10,919, तो 50% यहाँ 50% यहाँ अगर लगा दिया सपोज, उस पैसे को सेव भी तो करना है, क्योंकि इसके नीचे जाएगा फिर स्टॉक बुरी तरह पिटाई चालू हो जाएगी। जब तक इसके ऊपर है तब तक स्टॉक मोमेंटम है, जब तक इसके नीचे गया स्टॉक का मोमेंटम खत्म है। ठीक है, फिर आपको SIP स्ट्रेटजी का यूज करना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है अगर 100% आप अपने इस स्टॉक में निवेशित हैं, जो भी पर्टिकुलर एक्स रकम मान के चले थे किस में लगाएंगे, तो इसके नीचे फिर आपको एग्जिट करने की सोचना चाहिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अब हम टाइटन की चर्चा करते हैं। तो टाइटन का स्टॉक यार हमारे समझ से तो बाइंग लेवल करके चलना चाहिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने का विद स्टॉप लॉस 3282, और इसका बेस्ट बाइंग लेवल 3432.65 पे निकल के आता है करंट लेवल से। इसको खरीद के चलना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। लेकिन अगर प्राइस 3282 के नीचे चला जाए तो फिर लमसम अमाउंट पूरी तरह से निकाल लेना चाहिए, और फिर इसमें SIP की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आपको SIP की स्ट्रेटजी कहाँ तक जानी चाहिए, 2967 तक। ठीक है, लेकिन प्राइस अगर इसके नीचे चला जाए फिर पूरी तरह से एग्जिट करना चाहिए। वैसे प्राइस इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रांग सपोर्ट मिल सकता है 3244 के, और अगर इसके नीचे मंथली क्लोजिंग आ जाती है 3244 के, फिर तो इसमें डबल टॉप बन जाएगा। तो ये पहले से कुछ मान के अनुमान करके नहीं चलाना चाहिए जब तक स्क्रीन पर ना बने। फिर भी हम एक संभाव्यता की डिस्कशन कर रहे हैं। फिर अगर इसके नीचे स्टॉक आ जाए तो फिर SIP करना तो यार बेवकूफ़ी हो सकती है। फिर भी एक मार्केट है और अच्छे स्टॉक में थोड़ा रिस्क लेना बनता है, तो आप रिस्क यहाँ से यहाँ तक ही ले सकते हैं। लेकिन इसके नीचे जाएगा स्टॉक तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हमारी राय रही टाइटन पे। टाइटन के अलावा पावर ग्रिड की चर्चा करते हैं। तो पावर ग्रिड में भी अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम की चर्चा करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ ले सकता है पावर ग्रिड, और बाइंग लेवल 328.85 पे निकल के आते हैं, और उसके अलावा 3085 पे निकल के आएगा विथ स्टॉप लॉस 299 के। पावर ग्रिड के बाद अगर हम NTPC की बात करें, NTPC में भी आपका स्टॉप लॉस जो है 367.70 का हो सकता है, और बाइंग लेवल आपका यही है 402.85, और करेंट प्राइस बेस्ट बाइंग लेवल हो सकते हैं। NTPC के अलावा टाटा स्टील को देखने की कोशिश करते हैं। तो टाटा स्टील जो है स्टॉप लॉस 146.60 का रखिए, और बाइंग लेवल जो होता है करंट प्राइस और 154 के स्तर को बाइंग लेवल मान के चल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं क्या कह रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम एक बार इसको चर्चा कर लेते हैं इस स्टॉक को। देखिए ये टाटा स्टील वगैरह क्या है, सिक्लिकल स्टॉक है, और सिक्लिकल स्टॉक जो होता है एक बार इसका जब ट्रेंड आता है तो ट्रेंड रहता ही है, जब एक बार ट्रेंड ख़त्म होगा तो पूरी तरह से फिर ख़त्म हो जाता है। इसको लोअर लेवल पर ख़रीद के चलना चाहिए। इसके टारगेट क्या थे उसको देख लेते हैं। इसका देखिए पहला टारगेट 180 का इसने अचीव कर लिया, देख रहे हैं एग्जैक्ट वहीं से घुमा स्टॉक। अब क्या आपको कोई एनालिसिस करके दिखाएगा, इससे बेहतर एनालिसिस आप क्या कर सकते हैं। एकदम देख रहे हैं एग्जैक्ट वहीं से स्टॉक जो है घूम गया। ठीक है, वहीं से 180 से घूम गया। हाँ, पहला स्तर इसने अचीव कर लिया है। दूसरा स्तर इसमें क्या हो सकता है, दूसरा स्तर जानने के लिए क्या कीजिए, पहले तो इसको सही से प्लेस कीजिए। ठीक है, तो 180 या 179 का आपका लक्ष्य था। जब इसको ब्रेक करेगा तब 238 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं।
उसके पहले क्या सोचना चाहिए कि जब तक स्टॉक जो है इसके ऊपर बना हुआ है तब तक ठीक है, जब साप्ताहिक क्लोजिंग इसके नीचे आ जाएगी स्टॉक में फिर डबल टॉप बन जाएगा या स्टॉक कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक जब तक इसके ऊपर है 152 के तब तक ठीक है। ये रहा टाटा स्टील। टाटा स्टील के बाद यदि हम बात करें ONGC, ONGC की हमारे चैनल पे आपको वीकली साप्ताहिक जो है 100 स्टॉक्स का एनालिसिस हमारी स्ट्रेटजी के बेस पे ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम ONGC की बात करें तो ONGC का स्टॉप लॉस निकल के आता है 271.5 का, बेस्ट बाइंग लेवल करेंट लेवल और 276 के बनते हैं। और इसका थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम पर देखें क्या हाल चाल है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हैं कि ब्रेकआउट के बाद इसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक जब तक इसके ऊपर बना है तब तक ठीक है, जब इसके नीचे जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं और इसका टारगेट निकल के कितना आता है, टारगेट की चर्चा कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो इसका 424 के लक्ष्य निकल के आते हैं, क्या इसने लक्ष्य को अचीव किया? नहीं। तो एक हो सकता है कि रीटेस्ट के बाद पुनः जो है 424 के स्तर को देखने को मिले। इसमें बना है इवनिंग स्टार पैटर्न जो कि बियरिश पैटर्न होता है मंथली टाइम फ्रेम पर, इसलिए इस स्टॉक में हो रही है करेक्शन। ठीक है, देखिए करेक्शन है, बियरिश या स्टॉक इवनिंग स्टार बनाया, दिस इज द इवनिंग स्टार पैटर्न। स्टॉक जो है जब तक इस लाइन के ऊपर रहता है 264 के मान के चलिए तब तक बेटर है। जब भी मंथली क्लोजिंग इसके नीचे आ जाए तो इसमें एग्जिट करने का सोचना चाहिए। ये रहा ONGC का चार्ट, ठीक ठाक चार्ट है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि रीटेस्ट शायद कर रहा है अपने ब्रेकआउट को। एक बार बाइंग करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ONGC को छोड़ के अब बजाज फाइनेंस की जरा सा बात करें, तो बजाज फाइनेंस की यदि हम बात करें, चार्ट जैसे ओपन होता है, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बाइंग लेवल है, बेस्ट बाइंग लेवल है आपका करंट प्राइस और 6942 का 6942। आप कर्सर को देखिए जहाँ माउस का कर्सर है। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस 6619.6। जब भी वीकली क्लोजिंग इसके नीचे हो तो हमारे समझ से एग्जिट कर जाना चाहिए। और लमसम अमाउंट लगाने के लिए बेस्ट लेवल करंट प्राइस 42, द टारगेट ऑफ 7573, 7953 एंड 8040। अगर ये 8040 का ब्रेकआउट जिस दिन देगा तब हम फिर इस पे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो यही रहने देते हैं। थोड़ा इसको मंथली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं, के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो देखा जाएगा कि जो है वही रहा है। बजाज फिनेंस की बात करने के बाद अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, अडानी इंटरप्राइजेस को वीकली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करना चाहिए। अडानी इंटरप्राइजेस भी फंसा हुआ है एक रेंज में, लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है। और बेस्ट बाइंग लेवल क्या होगा, स्टॉप लॉस सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए, 2666.75, 2666.75 इसका स्टॉप लॉस होता है। बाइंग लेवल इसके क्या हो सकते हैं, 3078, 2947, 2759। 3 लेवल पे बाइंग करके चलना चाहिए विद द टारगेट 3267, 3398। इसके लक्ष्य हैं। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक इसमें कंसोलिडेशन हो सकता है बना रहे, लेकिन स्टॉक स्ट्रेंथ है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा कम से कम 3 साल भर के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट देता है फिर आपको 4037 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस के बाद विप्रो, विप्रो हमको स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है और इसको करेंट भाव पर खरीदा जा सकता है, फिर 516.83 में, फिर 492.22 पे खरीदा जा सकता है विद स्टॉप लॉस 483.85। ठीक है, ये स्टॉक यार मंथली टाइम फ्रेम पर देखने लगा, तो डेली वीकली टाइम फ्रेम पर देखने का कोई, मंथली चार्ट 1 से 3 साल के लिए देखा जाता है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा खर्चा बाहर इसको निकाल के कर
तो विप्रो की एनालिसिस जब हम करेंगे तो हम क्या मंथली टाइम फ्रेम पे इसको कर रहे थे चर्चा करने के लिए। मंथली टाइम फ्रेम क्या इसमें देख रहे हैं, इतना अच्छा यहाँ जो है मोमेंटम, इसमें लॉन्ग टर्म मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। 1 से 3 साल के लिए स्टॉक बहुत बेटर है, इसमें खरीदारी करके चला जा सकता है। और 3 स्तर तक इसका अगला लक्ष्य जो निकल के अगर 1 से 3 साल होल्ड करते हैं तो 715 तक के स्तर देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी जस्ट इसमें मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। अपने मोमेंटम स्टार्टिंग के लगभग मतलब जो होता है ना एक इनिशिएटिव स्टेज पे मिल रहा है। लॉन्ग टर्म मोमेंटम स्टार्टिंग के इनिशिएटिव स्टेज पे शायद मिल रहा है। मैं पुनः इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ विप्रो को। तो विप्रो को फिर 483 का आपका स्टॉप लॉस इसमें रखिए। लमसम अमाउंट लगाना चाहते हैं तो इसमें लगाया जा सकता है। और यह इसका बेस्ट सपोर्ट है वो 504 का, 504.85 तक इसका बेस्ट सपोर्ट है। यहाँ से यहाँ तक मिले तो इसमें मोमेंटम जस्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट दिस लेवल लॉन्ग टर्म। ओके, तो विप्रो के अलावा विप्रो स्टॉक हमको पसंद है तो उसको रहने देते हैं। बीपीसीएल को दोबारा देखिए, आईटी में 3 स्टॉक अच्छे लगे, कोशिश अच्छा लगा या सीएल टेक अच्छा लगा, विप्रो अच्छा लगा। इसके अलावा ओएनजीसी रखा हुआ मैंने, बजाज फिंसर्व करके, बजाज देख लेते हैं, FINSV बजाज फिंसर्व 1876 प्राइस वाला है, वो अच्छा लग रहा है। अब बीपीसीएल की ज़रा बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों। आप चाहें तो हमारा वीडियो स्पीड अप करके भी देख सकते हैं। बीपीसीएल की यदि हम बात करें यार तो इसमें स्टॉक ही नहीं पसंद आ रहा है, ट्राई क्या दें, थोड़ी हटाइए। सीएल सेल ग्रासिंग की चर्चा करते हैं। हर स्टॉक को यार कुछ न कुछ ज़बरदस्ती नहीं कहना चाहिए, समझ रहे हो। ग्रासिंग भी छोड़ते हैं, जहाँ कुछ लगे अपॉर्चुनिटी वहाँ डिस्कस करना, थोड़ा टाइम देना उचित बनेगा। ग्रासिंग छोड़ते हैं। हिंडाल्को, हिंडाल्को अपॉर्चुनिटी शायद हाथ से निकल गई है, चलिए इसको चर्चा कर ही लेते हैं। हिंडाल्को को चार्ट ओपन होने दीजिए। जैसे कि चार्ट ओपन हुआ तो हम देखते हैं हिंडाल्को में यार सबसे पहले इसके टारगेट की चर्चा कर लेते हैं। इसका टारगेट है 798 का, पहला टारगेट 798 आपको देखने को मिल सकता है हिंडाल्को में। 632.65 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यही लाइन जो है इसके नीचे अगर जाती है कर्सर देखिए, ऐसे एग्जिट कर जाना चाहिए। इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, कितने लोग यहीं निकल गए होंगे। हाँ, तो कभी भी रिटेस्ट के समय डरना नहीं चाहिए, खरीद के चलना चाहिए अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस। फिर आए रही डालको पे, खरीदारी भी कवाली का सलाह मैं नहीं देता हूँ। मेरा चैनल जो है केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। JSW स्टील की चलिए बात करते हैं। JSW स्टील में कोई राय देने लायक नहीं है, हर स्टॉक पे राय देना उचित नहीं, मतलब अपना विचार केवल रख रहा हूँ, राय नहीं दे रहा हूँ। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है किसी को जब खरीदने के लिए। अपन किसी भी खरीद फरोख्त से पहले स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करें। SBI लाइफ की बात करते हैं। SBI लाइफ में यार एक डबल टॉप बना है, खरीदारी करने का जो सोचेगा तो बेस्ट लेवल पे है 1735 विद स्टॉप लॉस 1621। ठीक है, SBI लाइफ के बाद HDFC लाइफ की बात करते हैं। HDFC लाइफ चर्चा करने लायक है, ऐसे जब मेहनत करेंगे तब आपको कुछ स्टॉक्स अच्छे मिलेंगे, इसमें आप पोजीशन बनाएंगे तो फिर आपको अच्छे कुछ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो SBI लाइफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बाइंग करने का देखा जाए तो 3 लेवल निकल के आते हैं। 723.58 का करंट भाव एक कर लीजिए, दूसरा 658 का, और तीसरा जो है 653.93 का।
ये बेस्ट लेवल है खरीदने के विथ स्टॉप लॉस ऑफ 638। इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, इसलिए वो बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हटाने पर क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यार इनका खर्चा क्या है इस बिजनेस का, ये सोचो ना। सबसे पहले तो कैश पा जाते हैं इन हैंड, किसी भी इंश्योरेंस कराइए तुरंत पैसा आपको देगा। जब आपके साथ कोई घटना घटेगी तब क्लेम करेंगे, तब क्या आपके साथ होगा भगवान जाने। ठीक है, तो ये बिजनेस अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट का लेवल क्या इसमें हो सकता है, तो 755 के ऊपर अगर जब ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है, विथ वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट देखने को मिला है तो मज़ा आ जाए। इस स्टॉक में या लॉन्ग टर्म निवेश करके चला जा सकता है। और अगर ब्रेकआउट देता है तो इसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं इस लेवल से। लेकिन स्टॉक यार बहुत कंसोलिडेट करता है, तो इसको होल्ड करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि खरीद लिए पैसा बन गया। जो भी स्टॉक यहाँ चर्चा हो रही है 3 महीने से 6 महीने के लिए स्टॉक के टारगेट के लिए चर्चा हो रही है। वीकली हमेशा इसमें डिस्कशन होता रहेगा, क्या चार्ट पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है क्या, चर्चा करते हैं। 23% पहला लक्ष्य देखने को आपको इसमें सकता है, और लक्ष्य होगा 932 का। ठीक है, 932 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। उसके बाद 1206, तो 2 टारगेट को ध्यान में रख सकते हैं HDFC लाइफ के लिए। स्टॉक को इस टाइप को बंद नहीं करेंगे, स्टॉक हमको नहीं अच्छा लग रहा है। HDFC लाइफ के बाद जो है टाटा मोटर की बात करते। टाटा मोटर स्टॉक या वीक हो गया है। अगर आप पहले से निवेशित थे या लमसम निवेशित हैं तो इसमें बेच करके चलने की कोशिश करनी चाहिए, हमारे समझ हमारा पर्सनल राय है। और इसमें अभी SIP के अवसर बन रहे हैं। ठीक है, आप SIP वीकली कीजिए चाहे मंथली, लेकिन SIP के अवसर बन रहे हैं। और SIP के लेवल कहाँ तक हो सकते हैं, 752 तक के स्तर तक इसमें SIP करना जाए तो पुनः लाइन ऑफ कंट्रोल मार के पूरी तरह से फिर इसे पकड़ सकेंगे। टाटा मोटर के बाद हम आइसर मोटर की चर्चा। आइसर मोटर पे कोई राय देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि खास हमको स्टॉक लग नहीं रहा है। बाकी का स्टॉप लॉस ऑफ 4273 ध्यान में रख सकते हैं। आइसर मोटर के बाद सिप्ला की चर्चा करते हैं। सिप्ला में भी हम कोई खास लग नहीं रहा है, तो कोई इस पर चर्चा नहीं, केवल स्टॉप लॉस 1431 की बात किया जाएगा। स्टॉप लॉस डॉक्टर रेड्डी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो कोई चर्चा नहीं। स्टॉप लॉस 6137, 27 की स्टॉप लॉस है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ एक डबल टॉप पैटर्न भी बना हुआ है, थोड़ा इसको भी आप देख सकते हैं। और लोअर लो भी बन रहा है, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर रेड्डी के बाद डिविस लैब की बात करते हैं। डिविस लैब यार देखो शानदार स्टॉक, ये स्टॉक ऐसे स्टॉक की चर्चा किया यार। डिविस लैब का चर्चा करते हैं। ऑटो इन्होंने दी डिविस लैब में आप स्टॉप लॉस सबसे पहले रखिए 4834। इसमें खरीदारी करने के चाहते हैं तो इसमें 4 लेवल देखने को मिल सकते हैं। करंट प्राइस, फिर 5914.88, फिर 5679.12, 5347.18 और 5111.42। क्योंकि अगर आप यहाँ 100% यार पैसा लगा दोगे और स्टॉप लॉस है आपका 4834 का, तो यहाँ से गिरोगे तो आपका लॉस कितना होगा। सबसे पहले रिस्क जानो इसमें और रिवार्ड की चर्चा की। रिस्क हो गया लगभग 21% का। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट स्टेज पे खरीदना चाहिए। तो हम हटाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका लक्ष्य क्या हो सकता है। लक्ष्य इसका है, टारगेट है 6983, 7050 के आपको लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ये रहा हमारी व्यक्तिगत राय डिविस लैब पे, जो कि अच्छा स्टॉक है। इसको बेस्ट बाइंग लेवल कहाँ था यार, कहोगे यार कि सब ऐसे ही खरीदना चाहिए, तो बेस्ट बाइंग लेवल क्या, तो बेस्ट बाइंग लेवल यहाँ देखो यार, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर बना है, यहाँ ब्रेकआउट दिया, आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट पे खरीदना चाहिए। यहाँ खरीद नहीं पाए, फिर उधर जा रहे हो खरीदने, कोई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का फॉलो करके खरीदेगा, रिस्क लगेगा ना। पैसा अगर देखो अच्छा बनाना है तो इन स्तर पर जब इसका टर्न अराउंड समझ लोगे ना, पकड़ लोगे, अच्छा पैसा बनता। अगर यहाँ खरीदे होते तो पैसा कितना बनता,
चर्चा कर लें तो यहाँ खरीदे होते तो आपका लगभग 52% का अब तक रिटर्न, 52%। प्रीवियस लैब की बात जो है अपोलो हॉस्पिटल को देखते हैं। कोई राय नहीं, अपोलो हॉस्पिटल को हटाइए, कोई डिस्कशन नहीं करना पसंद करेंगे। कोल इंडिया, नो डिस्कशन। देख लें कोल इंडिया का एक बार डिस्कशन कर लेना पड़ेगा। कोल इंडिया स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए स्टॉक है, मंथली टाइम फ्रेम पर चर्चा करने लगा। तो पर हम का स्टॉप लॉस 431.58 है, बाइंग करने के लिए जो लेवल है 481.25, 452.3, ये बाइंग करने के इसमें लेवल हो सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम को इसको देखते हैं, इसको हटाओ पहले यार, ओवर का लाइन नहीं है। इसमें क्या है, लोअर हाई बन रहा है स्टॉक में, कोई कमजोरी नहीं, जब तक स्टॉक इस लाइन के ऊपर है तब तक स्ट्रांग है। 4 to 5 के इसके नीचे गया तो देखने को मिल सकता है। लक्ष्य क्या हो सकते हैं, टारगेट की अगर बात किया जाए तो इसका पहला टारगेट 627 का है। ऐसे स्टॉक में डरना नहीं चाहिए, छोटी मोटी गिरावटें तो हमेशा होती रहेंगी यार, कभी इवनिंग स्टार बनेगा, कभी कुछ स्टार बनेगा, तो ये सब बनता रहेगा, जैसे यहाँ इवनिंग स्टार बना है, ठीक है। क्योंकि प्राइस या सीधा सीधा नहीं चला जाता है टारगेट में, छोटी मोटी गिरावटें आपको सहनी पड़ेंगी। कोल इंडिया के बाद यदि हम बात करें टाटा कंज्यूमर की, 50 स्टॉक डिस्कस करने में हालत ख़राब हो गई, 100 स्टॉक का लक्ष्य था दोस्तों। तो टाटा कंज्यूमर की यदि हम बात करते हैं, टाटा कंज्यूमर स्टॉक में यार SIP करना चाहिए, वीकली या मंथली जो भी है समझ में आपको आए, SIP करना चाहिए। 906 तक के लेवल तक इसमें SIP की जा सकती है, बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। टाटा कंज्यूमर के बाद जो है ब्रिटानिया की बात करते हैं, सिंह ब्रिटानिया, क्या कोई राय नहीं, हर स्टॉक पे राय देना जरूरी नहीं है। अडानी पोर्ट की बात कर रहे हैं, अडानी पोर्ट इसका चर्चा करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रांग मोमेंटम में है तो मैं एक बार बस स्टॉप लॉस बता देता हूँ। 1299 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बाइंग लेवल के आसपास है, दो लेवल जो आ गए हैं इसके 1395, 1342, ठीक है। और LTIM क्या है यार, LTIM स्टॉक थोड़ा सा चर्चा करने लायक है, देखते हैं। LTIM स्टॉक माइंड ट्री, अच्छा एंटी माइंड ट्री स्टॉक है, IT स्टॉक है शायद, ठीक है। इसमें देखो अच्छा ब्रेकआउट हुआ इस लेवल के ऊपर, स्टॉप लॉस इसका पहले नोट करो, 5408 का आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। और बाइंग लेवल्स क्या हैं, करंट लेवल 6256, 5938, 5633, ये जो लेवल्स हैं इसलिए चर्चा किया जा रहा है कि ये आपके रिस्क को कम कर देगा। कई बार खरीद के ऐसा ना हो कि स्टॉक करती है टर्न हो तो आप फंस जाओ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत हैं, और मोमेंटम ट्रेडिंग में ये जान लो यार, कोई निश्चित नहीं है कि आप 10-5 ही स्टॉक खरीदो, ठीक है, ये कोई मायने नहीं रखता है। फिर भी आपको इसमें से जो बेस्ट है 10-5 तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ ब्रेकआउट दिया है इसलिए हम इसके अगले लक्ष्य को माने तो यहाँ इसका एक रेजिस्टेंस इस लेवल बन सकता है जो कि 6561 का है, ये देख रहे हो, यहीं के बाद गिरावट स्टार्ट हुई थी। इस लाइन को हटाओ भी, आपको इसके पहला लक्ष्य अगर इसको पार करता है वैली पार कर सकता है, क्योंकि स्टॉक देखो यार अप ट्रेंड में लोअर हाई बना रहा है, इसका साइज 7503 के टारगेट देखने को मिल सकता है। अच्छा स्टॉक है, इसके लिए उसके टैब को बंद नहीं करेंगे। नेस्ले की बात करते हैं, नेस्ले स्प्लिट हुआ है स्टॉक लग रहा है, कोई नहीं। नेस्ले जो है 2413 का स्टॉप लॉस के साथ देने के 2512 पे खरीदा जा सकता है, ये बहुत आकर्षक नहीं लग रहा है। श्रीराम फिनांस की बात करें,
श्रीराम फाइनेंस स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। इसका स्टॉप लॉस 2979 है। खरीदारी के दो स्तर निकल के आ रहे हैं, 3293, 3010। इस तरह से हमने 50 निफ्टी के 50 स्टॉक्स का एनालिसिस कर दिया है। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। निफ्टी नेक्स्ट 50 को लगे हाथों देख लिया जाए। मेहनत बहुत कठिन कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो आपको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ आईओसी का स्टॉक खुला है। आईओसी का स्टॉक कह रहा है कि 148.65 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें बने रह सकते हैं। इन टारगेट के लिए चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें 148.65 का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। बाइंग प्राइस क्या हो सकती है? करंट लेवल 153.8 टेस्ट बैंक लेवल है। टारगेट इसका क्या आ सकते हैं? टारगेट की बात किया जाए तो टारगेट हो सकता है 198। पहला लक्ष्य इसको अचीव कर सकता है। अगर उसको ब्रेक करेगा तब आपको 300 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकता है। स्टॉक खराब नहीं है, अगर इसको आप मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो कुछ तस्वीर और इसको लाइन चार्ट में कर। यहाँ से थोड़ा सा डबल टॉप बना है, स्टॉक रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक इसके ऊपर है 137 दिक्कत, नीचे जाएगा तब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आईओसी के बाद आईआरसीटीसी की चर्चा करते हैं। आईआरसीटीसी तो हमको बहुत बेस्ट स्टॉक हमारा बिजनेस हमको लगता है। आईआरसीटीसी जो है इसमें एसआईपी करके चलना चाहिए, एसआईपी लमसम नहीं करना चाहिए। और जब तक इस लाइन के ऊपर है स्टॉक 868 के, तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा आपको टेंशन होनी चाहिए और एसआईपी करने चाहिए 718 तक का। ठीक है, इससे अगर मिले तो एसआईपी करना चाहिए। लमसम वालों के लिए क्या है, लमसम जो पहले से लगाए थे यार, उनको एक बार पूरी तरह से अपना लमसम तोड़ देना चाहिए, यहाँ से हिट कर देना चाहिए। आईआरसीटीसी के बाद इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन भी स्टॉक वीक हो गया है, इसमें बने रहना हर समझ नहीं चाहिए और इसमें करना चाहते निवेश तो एसआईपी करना चाहिए 94 तक के स्तर के लिए। ठीक है, तो जिंदल स्टील की बात किया जाए तो जिंदल स्टील यार बहुत अच्छा स्टॉक है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका बाइंग लेवल जो है करंट लेवल और 954 का निकल के आता है, अभी तो स्टॉप लॉस 874। टारगेट इसका क्या हो सकता है? टारगेट की चर्चा कर लेते हैं। टारगेट के लिए 10 दोस्तों बने रही 1171 का इसका पहला लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अरे 1179 तक का आपको पहला लक्ष्य देखने को सकता है। दूसरा लक्ष्य जो है 1878 का। ये रहा जिंदल स्टील। फिर जियो फाइनेंस की बात करते हैं। जियो फाइनेंस जो है मंथली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो वीकली टाइम फ्रेम देखें। बने रहिए दोस्तों। तो जियो फाइनेंस की यदि बात किया जाए दोस्तों तो आपका स्टॉप लॉस 307 का बनता है और बाइंग लेवल इसमें क्या हो सकते हैं? करंट लेवल और 328। टारगेट क्या हो सकता है? 368 और 385 के तो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जियो फाइनेंस के बाद हम बात करेंगे LIC इंडिया। LIC इंडिया थोड़ा सा हम इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहते हैं। जियो फाइनेंस हम बंद करते हैं, स्टॉक हमको बहुत पसंद
ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? LIC इंडिया। 1 मिनट दोस्तों, लाइन पर बने रहिए। ये अभी LIC इंडिया कहीं और चला गया है, लेकिन हो सकता है मिल जाएगा तो फिर हम उसकी चर्चा कर लेंगे। LIC का चार्ट आपके सामने ही है खुला हुआ। 942 का स्टॉप लॉस, ठीक है, 942.9 का स्टॉप लॉस। जब तक इसके ऊपर है बेस्ट बाइंग लेवल निकल के आ रहा है। अगर इसके नीचे चला जाए तो लमसम अमाउंट तुरंत पूरी तरह से निकाल लेना चाहिए। LIC इंडिया पे राय रही हमारी। अडानी ग्रीन की बात कर लेते हैं। अडानी ग्रीन स्टॉक जो है कुछ इंटरफेस चेंज हो गया है लग रहा है, एक करने के बाद, रिफ्रेश करने के बाद। 1 मिनट दोस्तों, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, जो स्टॉक चर्चा हुए थे वो नीचे चले गए हैं, कोई नहीं, तो हम पुनः से देख लेते हैं। अभी अडानी ग्रीन की बात करें, अडानी ग्रीन का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। मोमेंटम है स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो 3 महीने से 1 साल के लिए आप इस एनालिसिस को समझे। बाइंग लेवल बेस्ट क्या हो सकता है? 1758, 1758 और 1614 विद स्टॉप लॉस 1577। टारगेट क्या हो सकते हैं? 19242069। अगर इसका ब्रेकआउट इसके ऊपर पर आता है फिर इसमें आगे के देखने को मिल सकते हैं। ये रहा अडानी ग्रीन। CICI GI की बात करते हैं। इसमें बना डबल टॉप पैटर्न, ऐसे स्टॉक में बने रहना। ICICI लॉम्बार्ड है, तो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1909 का। मैं अगर रहता इन्वेस्टर तो इसमें से 50% तुरंत निकल जाता। ठीक है, नौकरी की बात कर लेते हैं। नौकरी स्टॉक का, नौकरी स्टॉक देखिए यार, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, तो कहा जाता है ना, टर्न अराउंड के बाद जब यहाँ यहाँ खरीद लिए स्टॉक को तो यहीं से पैसा बन जाता है। इसलिए 52 वीक लो और 52 वीक हाई स्टॉक्स को हमेशा देखते रहना चाहिए, इसमें क्या टर्निंग हो रही है। तो अगर हम इसका टारगेट निकालें तो लक्ष्य निकल के आ जाएंगे। पहला लक्ष्य है 9213 का, इसमें लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो पहले से बना रहे, नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नई खरीदारी इसके ऊपर भी खरीद की जा सकती थी जब इसमें ब्रेकआउट आया। फिर भी कोई ज़बरदस्ती खरीदना चाहेगा तो करंट लेवल 7875, 7489, स्टॉप लॉस 6862। नौकरी के बाद डाबर की बात किया जाए। डाबर स्टॉक यार देखो, डाबर स्टॉक देखो, रेजिस्टेंस का सम्मान करना कितना जरूरी है, चलो अभी हम दिखाते हैं। प्लान पर बने रहिए जब तक ये ओपन हो जाता है। अब देखिए स्टॉप लॉस इसमें हिट हो चुका है। जो लमसम लगाए थे तो उनको तो पहले निकल जाना चाहिए। ये है स्टॉक SIP का, इसको रिमूव करते हैं। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे एकदम जम के बिकवाली हुई। अब जिसने ब्रेकआउट का उपयोग करके इसको खरीदा होगा उसका क्या लग गए होंगे आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, हमारे कहने की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ जब भी रेजिस्टेंस पे जाए, हम कहते हैं, हमारी स्ट्रेटजी कहती है जब भी ब्रेकआउट हो 25% से अधिक पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक अच्छा खासा ट्रैप हो सकता है आपके लिए। ठीक है, जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए फिर भले पैसा डाल दो, लेकिन जब ब्रेकआउट के स्तर पे 25% से अधिक न लगाओ, हमारी तो स्ट्रेटजी यही कहती है। अभी इसमें क्या करना चाहिए? तो इसमें SIP करना चाहिए। किन स्तर तक SIP करना चाहिए उसको हम देख लेते हैं। तो डाबर को SIP आप कर सकते हो या मंथली टाइम फ्रेम पर भी का हाल ख़राब है, और यही रेजिस्टेंस का काम किया, देख लिए। जब तक ये 642 के स्तर को नहीं तोड़ेगा, मंथली टाइम फ्रेम क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक स्टॉक कमज़ोर है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? हाइड करते हैं। लेकिन स्टॉक
का लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसे में डिसाइड किया जा सकता है 495। इन स्तर तक आप इसमें SIP करना चाहिए। स्टॉक में बना है डबल बॉटम और इसके नीचे नहीं जाएगा ऐसा मान के चलना चाहिए। अगर जाता है तो फिर स्टॉक पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा, फिर इसमें लमसम SIP कुछ नहीं करना चाहिए, इसमें से इस स्टॉक को फिर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक को खरीदने की। वीकली SIP हमारे समझ से इसमें करना चाहिए। किसी भी खरीदारी और हमसे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश ना करें। किसी भी खरीदारी से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लें। इसमें लमसम खरीद के चला जा सकता, सॉरी SIP करके चला जा सकता है। और इसके लक्ष्य जो है यही है, सबसे पहले 639 के। रहा है डाबर पर। डाबर का स्टॉक आते हैं। डाबर के बाद जो है गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी पे कोई डिस्कशन नहीं करना, एक से एक स्टॉक पे जरूरी है, हर जगह मुँह मारते रहो। पीडीलाइट नो डिस्कशन। कोल पॉल नो डिस्कशन। स्ट्रांग मोमेंटम। स्टॉप लॉस आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो ग्रीन लाइन है इसके जब तक ऊपर है का मोमेंटम में है, इसके नीचे गया मोमेंटम खत्म है। ठीक है। कोल पॉल के बाद पीडीलाइट हो गया। मैरिको नो डिस्कशन। मैरिको। मदरसन सूमी। मदरसन सूमी का स्टॉक अच्छा है, इसका डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा कर लेते हैं। लगेगा थोड़ा सा जो है नेट स्लो है, यहाँ स्टॉक ओपन होने में टाइम लग जाता है दोस्तों। मदरसन सूमी अगर ध्यान में रखा जाए तो बाइंग लेवल 203.5 के 189.99 या 189 को इसको 190 मान लो यार। ठीक है। 189.95 या 190, तो दो लेवल हैं खरीदने के। स्टॉप लॉस 170। टारगेट जो लक्ष्य की बात की जाती है, लक्ष्य निकल के आएगा पहला लक्ष्य अचीव हो चुका है 206 का। इसके ऊपर क्लोजिंग है, ब्रेकआउट है, तो आपके बाद इसके अगला स्तर जो है 296 को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसमें रिस्क रिवार्ड आपका कितना बना वो जान लीजिए। तो रिस्क की बात किया जाए तो इसमें रिस्क बना आपका 20% का लगभग, और रिवार्ड बनेगा आपका 40% का। तो 1/2 का है, अच्छा है, सोचा जा सकता है। ठीक है। ये आपका रहा मदरसन सुमी के बाद अंबुजा सीमेंट की बात करते हैं। अंबुजा सीमेंट कोई राय नहीं। अंबुजा सीमेंट जो है रिटेस्ट किया है यार अपने लेवल को, और का स्टॉप लॉस 551.75 का होना चाहिए। तो बाइंग लेवल हो सकते हैं 579.35 के। अगर यहाँ से रिटर्न कर दे रिटेस्ट करने के बाद तो बहुत अच्छी बात है, कर सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। अभी रिटेस्ट कर रहा है अपने ब्रेकआउट को। बाइंग लेवल क्या है आपके सामने रख दिया। करंट प्राइस 579, स्टॉप लॉस 551। ओके, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। अंबुजा सीमेंट के बाद यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट यार स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लिक्विड स्टॉक है, खरीदने का अवसर ही नहीं देगा, खरीद कहाँ से। फिर भी अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 1479.75 के स्तर, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो स्क्रीन पे केयरफुली देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस 1390.75। यूनाइटेड स्पिरिट के बाद जो है इंडिगो की बात करते हैं। इंडिगो स्टॉप लॉस 4105, चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं मैं समझता हूँ। इंडिगो के बाद जो है जो हमको बहुत अच्छा लगेगा उसका चर्चा हम ज़रूर करेंगे। आज हम निफ्टी 100 स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं। हमारे चैनल @hello डैश ऑडियंस पर 100 स्टॉक्स की कम से कम चर्चा जो है हर सप्ताह होगी। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बजाज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इस पर हम कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। डीएलएफ आप देख सकते हैं, बाइंग लेवल आपको निकल के आ सकता है। करंट प्राइस 126.80 दूसरा लेवल, तो बेस्ट बाइंग लेवल। स्टॉप लॉस 284.85। टारगेट इसके क्या हो सकते हैं
इसको मंथली चार्ट पे देखने लायक स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो, मैं चूँकि देख चुका हूँ इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ। यही इसका सबसे पहले रेजिस्टेंस इसका टारगेट होता है 1075। 1075 आपका इसका पहला टारगेट हो सकता है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है 946 का, जिस दिन ब्रेकआउट देगा तो जो है वो लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। डीएलएफ के बाद जो है साइमेंस, इसकी चर्चा कर लेते हैं। साइमेंस अभी अपने रेजिस्टेंस पे है, इसको ब्रेक करता है। ब्रेक किया है क्या वीकली टाइम फ्रेम? नहीं किया है। अगर अब देखना पड़ेगा निश्चित सप्ताह को, अगर इसको ब्रेक करता है 7846.85 को ब्रेकआउट देता है तो इसका पहला लक्ष्य 8668 देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 6293। ठीक है। साइमंस के बाद जो है टोरेंट फार्मा, ताबड़तोड़ यहाँ डिस्कशन हो रहा है स्टॉक्स का। टोरेंट फार्मा स्टॉप लॉस 2976। एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड स्टॉक यार देखने लायक ही नहीं है, इतना कमजोर स्टॉक है। फिर भी लाइए इसको थोड़ा सा चर्चा किया जा सकता है, यहाँ वैल्यू बाइंग हो सकती है। मोमेंटम बाइंग तो नहीं दिख रही है। एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड को आप कन्वर्ट कीजिए मंथली टाइम पे, अब आप इसका चर्चा देखिए। जब भी मंथली आपको 40 देखने को मिले तो स्टॉक वैल्यू बाइंग करने का था इस स्तर पे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क तो हमेशा रहेगा, तो उसी हिसाब से पैसा लगाना चाहिए। अभी इसमें लोअर लो बन रहा है, देख रहे हैं, लो 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 लो। जब तक ये लोअर हाई नहीं बनेगा ना तो स्टॉक कमज़ोर है। इसलिए थोड़ा हमको मोमेंटम बाइंग पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़ा रिस्क रहता है। अडानी का एक स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है भाई? अडानी एनर्जी सोल्यूशन, नाम इसका चेंज हो गया है। हाँ, स्टॉप लॉस 859.70। ठीक है। अडानी एनर्जी के बाद आपका बॉस लिमिटेड, बॉस में स्ट्रांग मोमेंटम है। ठीक है। स्टॉप लॉस 31399 है, सबके बस की बात भी नहीं खरीदना। स्टॉप लॉस आप क्या लगाएंगे इसमें? ठीक है, बड़े लोगों का पोजीशन है इसमें। और इसके टारगेट यार तो बड़े अच्छे देखने को मिल सकते हैं, चर्चा करने लायक स्टॉक है। ये स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए होता है, ना कि ट्रेडिंग के लिए। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करो और इसको जो है बंद करो, रिमूव। ठीक है। अब कहोगे इसको बेस्ट बाइंग लेवल देखोगे, यहाँ इसका खरीदने का स्तर था बेस्ट बाइंग लेवल। यहाँ से खरीदते कितना अधिक पैसा बनता, लाओ वो भी दिखा देते हैं। हमारी स्ट्रेटजी यार बहुत शानदार है और मैं इस पे काम किया हूँ पिछले 3 सालों से। 125% तक के लक्ष्य देखने को मिल गया हो। कोई नहीं, अभी इसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं, पहले इसको हटाओ। ये क्या आ रहा है, इसको रिमूव करते हैं और फिर देखते हैं इसके लक्ष्य जो है निकल के आ जाएगा। पहला लक्ष्य हिट हो चुका है 36,886 का। उसके बाद जो है माय गॉड 53,800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और इसमें बड़े लोग निवेशित होंगे, छोटे लोगों के बस की बात नहीं है। इसमें लिक्विडिटी हो सकती है कम, हो खरीदारी बिकवाली भी कम ही होगी। ठीक है। बॉस लिमिटेड के पास मैं थक सा गया हूँ, फिर भी कंटिन्यू मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, तो आप हमारी मेहनत के लिए चाहें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेडिस लाइफ स्टॉप लॉस 1039, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल पे है लगभग। जेडिस लाइफ के बाद जो है आपका वेदांता, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक लग रहा है इस समय चल रहा है। ठीक है, वेदांता ये कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, तो वेदांता का टारगेट तो अच्छा खासा है, इसका चर्चा करना बनता है। पर हम इसको देख लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। वेदांता स्टॉप लॉस 409 रुपया 90 पैसे है, और इसको मंथली टाइम फ्रेम पर देखने लायक है। स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर देखने लायक ही नहीं है। ठीक है। और सबसे पहले ताम झाम हटाओ, स्टॉक को कभी भी देखना रहे हम उसको नेग्ड करके देखो, केवल स्टॉक दिखना चाहिए। इसका टारगेट क्या हो सकता है?
का प्रोबेबल टारगेट पहला जो है 679 और दूसरा टारगेट होगा 1085। इन स्तर को आप ध्यान में रख सकते हैं। वेदांता हमको अच्छा लगता है। वेदांता के बाद जो है चर्चा करते हैं हैवेल्स। हैवेल्स स्टॉप लॉस 1735। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉप लॉस 221। छोला फिनांस स्टॉप लॉस 1371। वीकली स्टॉप लॉस है ये सब। एबीबी स्टॉप लॉस 7082 और इसका टारगेट है 8740। यही अभी इसका रेजिस्टेंस है। थोड़ा केयरफुल रहिए, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो इसमें कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस 7082 रख सकते हैं। अडानी पावर स्टॉप लॉस 547। अडानी पावर के बाद एजीटीएल। एजीटीएल यार कमजोर हो गया है। अडानी टोटल गैस है ना, अडानी टोटल गैस। दिस स्टॉक इज वीक, एग्जिट कर जाना चाहिए ऐसे स्टॉक से। बीईएल, बीईएल स्टॉप लॉस 260 रुपये 35 पैसे। बीईएल के बाद जो अच्छा स्टॉक रहेगा मैं उसका चार्ट ओपन करके डिस्कशन करूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ इस पर कुछ राय रखनी चाहिए। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता इसका मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक अच्छा नहीं होगा, अच्छा हो सकता है। यहाँ देखिए इसको क्यों डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपको लगेगा यार इस स्टॉक में क्या देख लिया। यहाँ वैल्यू बाइंग हो सकती है दोस्त, उसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब वैल्यू बाइंग करते हैं तो फिर ऊपर जब स्टॉक जाता है तो अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, पहले तो स्टॉप लॉस 535.20। ठीक, इस लाइन को हटाओ। ठीक, अब यहाँ से देखोगे स्टॉक यहाँ सपोर्ट लिया, यह सपोर्ट के बाद यहाँ लोअर लो बना रहा था, लोअर लो बना रहा था, लेकिन यहाँ लोअर हाई बन गया। एक लो दूसरा लो इसके ऊपर बना, तो हो सकता है कि स्टॉक का एक क्या दिखा रहा है यहाँ बेस बन गया अलग। ठीक है, अब इसका बेस जब बन गया तो इसको खरीद के चला जा सकता है। जो स्टॉप लॉस बताया, स्टॉप लॉस इसका क्या था 535.22 का। बेस्ट बाइंग लेवल क्या है 547 और करंट प्राइस। इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, पहला टारगेट यही निकल के जो रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा 666 का। अगर इसको पार करता है तो 726 के स्तर देखने को मिलेगा। ये क्या है, बर्जर पेंट कैनरा बैंक स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ 100। डीमार्ट, डीमार्ट यार बाइंग करके चला जा सकता है, और हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी कोड दे रहा हो। इसको मंथली चार्ट को देखने लायक है। ये टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो आप डीमार्ट को देखते हो 4451 का पहले स्टॉप लॉस, बाइंग लेवल बेस्ट लेवल है, लमसम किया जा लगाया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4451। और यहाँ रेजिस्टेंस पे देखिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो अच्छा है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ गई पुनः जाएगा तो हो सकता है ब्रेक कर दे। इसको मंथली टाइम फ्रेम पर देखिए, इस मंथ के जब तक इसके ऊपर रहेगा स्टॉक 4725 के तब तक अच्छा है। ये मंथ की क्लोजिंग नहीं आई है अक्टूबर की। ठीक है, तो प्राइस उसके बीच में नीचे जा सकता है इंट्रा डे में या वीकली टाइम फ्रेम, भी देखना पड़ेगा नीचे जाता है। वैसे भी इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड मोमेंटम आ गया बाई करने का, करके चला जा सकता है। इसका टारगेट देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले इस लाइन को हटाओ, इसका टारगेट हो सकता है सबसे पहला, ये चूँकि रिटेस्ट कर लिया आपने ब्रेकआउट को तो अच्छी बात है। 5575 का इसका पहला टारगेट हो सकता है, जो कि हिट कर दिया। देख रहे हो ये बॉडी होती है वीक होती है, वीक देखो इसका वहाँ गया, वहीं प्रॉफिट बुकिंग आ गई। पुनः यहाँ से अगर ये रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, और उसके बाद 6928 के स्तर को देखने को मिल सकते हैं। बहुत आकर्षक स्टॉक नहीं है, फिर भी जो हमारी राय रही इस पर रख दिया। गेल की बात करते हैं। गेल स्टॉप लॉस 189
देखने लायक बहुत अच्छा नहीं है, डिस्कशन करने लायक। चलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉप लॉस है आपका 4201 का। ICICI प्रूडेंशियल शायद चर्चा कर चुका था मैं। ICICI नहीं किया था तो एक बार कर लेता हूँ। अच्छा स्टॉक है। ICICI प्रूडेंशियल अच्छा स्टॉक हो सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 663, बाइंग लेवल करंट प्राइस 717 को ध्यान में रखते हुए। जब तक स्टॉक इस लाइन के ऊपर है तब तक स्टॉक स्ट्रेंथ है, यानी 704 के ऊपर है। ब्रेकआउट ब्रेकआउट अच्छा खासा हुआ है यहाँ, इसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। पैटर्न के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्टॉक देखो यार, मंथली टाइम फ्रेम पे देखने लायक अच्छा। 673 के ऊपर जब तक है तब तक अच्छा है, उसके नीचे गया तो कमजोरी इसमें देखने को मिल सकती है। इसका लक्ष्य कितना हो सकता है? इसका लक्ष्य सबसे प्रथम हो सकता है 836। हिट किया क्या? नहीं किया। 836 के स्तर को इसने नहीं किया। उसके बाद इसका लक्ष्य हो सकता है 1099 के। दो लक्ष्य के लिए ऐसे ऐसे पोटेंशियल देखा जा सकता है। डिमांड अच्छा नहीं, उतना अच्छा नहीं है, अच्छा है फिर वो अपनी नज़र से है कि इसको किस तरह से आप एनालाइज करना। ठीक है। IOC शायद मैंने चर्चा कर दिया था, IRCTC हो गया था, IRFC हो गया, जिंदल स्टील भी हो गया था चर्चा, देख लेते हैं। स्टॉप लॉस 874 रख सकते हैं आप। ठीक है। और जियो फिनांस हो गया, LIC इंडिया हो गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टॉप लॉस 427 का डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, केयरफुल रहिए। से पहले इसमें आपको 50% यहाँ से एग्जिट तुरंत कर जाना चाहिए, 100% एग्जिट कर जाना चाहिए अगर पहले से उसमें बने हुए हैं। वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आ गई तो ठीक है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बाद PNB स्टॉक कमज़ोर है, नई चर्चा की जाएगी। REC लिमिटेड स्टॉप लॉस 475, अच्छा स्टॉक है। बस थोड़ा सा भय रहना चाहिए क्योंकि इसमें लोअर लो बन रहा है। ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस 475 को ध्यान में रखते हुए 497 के स्तर को देख के खरीदारी की जा सकती है। करंट प्राइस से हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए। अगर इसके नीचे जाता है तो तुरंत अपना अमाउंट कर लेना चाहिए। ये हमारी व्यक्तिगत राय है, किसी भी खरीदारी से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना ना भूलें। श्री सीमेंट कमजोर स्टॉक है, इसमें SIP करना चाहिए। और SIP किन स्तर तक करना चाहिए? श्री सीमेंट कमजोर स्टॉक है, इसमें अगर इसके नीचे क्लोजिंग इस मंथ किया जाती है तो डबल टॉप बन जाएगा। इसमें SIP कुछ नहीं करना चाहिए हमारे समझ से। अभी ये बड़े लोगों के लिए निवेश करने का स्तर है। अगर SIP करना भी है तो इसको लाइन ऑफ कंट्रोल मानना चाहिए 18948.99 को, 18,949 को लाइन ऑफ कंट्रोल मान के SIP की जा सकती है। श्री सीमेंट के बाद SRF या रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। ठीक है। और ऐसे स्टॉक में फंसने का कोई ज़रूर नहीं है क्योंकि पैसे की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है। टाटा पावर स्टॉप लॉस 386 के साथ बने रह सकते हैं। ट्रेंट स्टॉप लॉस 6411, क्या गजब मूव दिया है यार, ऐसा स्टॉक ही जीवन बदल देता है। TVS मोटर स्टॉप लॉस 2453। जोमेटो जोमेटो को मैंने शॉर्ट वीडियो डाल के अपलोड भी किया है अपने स्टॉक यूट्यूब वीडियो में। और प्लेलिस्ट आप हमारा देखें स्टॉक स्विच करके तो आपको स्टॉप लॉस 219 का है, इसमें डाइवर्जेंस बन रहा है, RSI डाइवर्जेंस बन रहा है। प्राइस जब तक हायर आई है ठीक है, जब तक RSI 60 के नीचे जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा चिंता का विषय है। जब भी स्टॉक 250 के नीचे जाए तो पोजीशन काट के प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना चाहिए। पूरी तरह से एग्जिट इसमें से 219 के नीचे करना चाहिए। जोमेटो के बजाज फिनसर्व की चर्चा हो सकती है, यानी यहाँ एक स्टॉक कम कोई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बजाज फिनसर्व जो है रिटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट के बाद, इसको खरीद के चला जा सकता है। बेस्ट लेवल करंट प्राइस 1830, ये बाइंग लेवल हो सकते हैं।
1876 से 1688 तक खरीदने को मिले तो बाय करके चलना चाहिए। इसका लक्ष्य का टारगेट का पहले ही डिस्कशन हो चुका है इस चैनल, फिर भी एक बार जो है हम लगे हाथ रख देते हैं। तो पहला लक्ष्य देखने को मिल सकता है 2343 का। इस तरह से हमने लगभग 100 स्टॉक्स की चर्चा की आज। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें दबा के, और हर फ्राइडे को हर संडे को मान के चलिए मार्केट क्लोजिंग के बाद, यानी फ्राइडे के क्लोजिंग के बाद फ्राइडे संडे को हमारा 100 स्टॉक्स का वीडियो आप हमारे चैनल पे हर सप्ताह आएगा लगभग। और आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी खरीदारी बिकवाली की राय नहीं, एक बार और कहना चाहूँगा, किसी भी खरीद फरोख्त या बाय सेल से करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। चलिए धन्यवाद।